हम लोग चैप्टर देख रहे हैं, चैप्टर 5, राइट। और आज पहला दिन है और चैप्टर है मांग की कीमत लोच और इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम क्लास 12th, राइट। स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या चैप्टर है? मांग की लोच। अब देखो, मांग की लोच का मतलब क्या है। सबसे पहले चीज, जो मांग का नियम था, है ना, वो क्या बताता था कि यदि वस्तु की कीमत में कमी हो तो मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना। जिसको हमने क्या बोला था? विस्तार। याद करो, हमने अभी चैप्टर जो पढ़ा लास्ट, उसकी वस्तु की खुद की कीमत में कमी हो जाएगी तो क्या कहेंगे? विस्तार, है ना। और यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी तो क्या कहेंगे? संकुचन, राइट। और ये बताता था कि वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा में किस प्रकार का संबंध है? विपरीत, है ना। वृद्धि, कीमत में वृद्धि होगी तो मात्रा क्या हो जाएगी? कम। मांग का नियम आपको दिशा बताता था, जैसे कीमत में वृद्धि और क्या कहेंगे? मांग में कमी, है ना। दिशा बता रहा है, राइट। कितनी वृद्धि से कितनी कमी, इसका जवाब नहीं देता, संख्या में जवाब नहीं दे रहा कि भाई मैगी का रेट 10 रुपए से 5 रुपए हो जाए तो उसकी मांग में कितनी कमी आएगी। कितनी कमी आएगी? कमी आएगी ये तो बता दिया किसने? मांग के नियम ने, कि वृद्धि होगी तो भैया कमी हो जाएगी, है ना। पर कितनी, कितना परसेंट, ये नहीं बताता। कौन? मांग का नियम। तो यहां पर फिर आया मांग की लोच। लोच का मतलब होता है रिस्पॉन्स। इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। इंग्लिश में देखो क्या लिखा है? इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी दिख रहा है। इलास्टिसिटी का मतलब, इलास्टिक आपने देखा होगा ना, ऐसा खींच सकते हैं अपन, है ना। उसको हम बोलते हैं लोचपूर्ण। हिंदी में क्या बोलेंगे? लोचपूर्ण, राइट। और इंग्लिश में हम उसको इलास्टिक बोलते हैं। मतलब कि वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन हो तो उसकी मांग में कितना संख्या में, है ना, उसकी मांग कितनी संख्या में, मतलब प्रतिशत में बदलाव आएगा। देखो, रिस्पॉन्सिवनेस, इंग्लिश में उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। इलास्टिसिटी को हम काय में बोलते हैं? रिस्पॉन्सिवनेस। अब रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है? मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा आज होमवर्क करके आए। वो ऐसा देख रहा है मुझे, वो जवाब नहीं दे रहा है, मतलब वो मेरी बात का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या धीरे कर रहा है। हाँ, नहीं, हाँ, मतलब कर तो रहा है पर स्लो है, राइट। एक से पूछा, बेटा होमवर्क किया? हाँ सर। उसका रिस्पॉन्स क्या हो गया? फास्ट। समझ में आ रही बात? उसने प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया, उसने फटाक से प्रतिक्रिया कर दी, हाँ सर, है ना। तो मांग की लोच, मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांग में कितना परिवर्तन होगा उसका क्या करता है? उस रिस्पॉन्स का, उस प्रतिक्रिया का मेजरमेंट करता है, मतलब मापान करता है। माप करना, बात समझ में आ रही? ठीक है, चलो देखते हैं क्या लिखा है यहां पर। मांग का नियम कीमत एवं मांग के बीच विपरीत संबंध को बताता है ना, कि कीमत और मांग के बीच में कैसा संबंध है? विपरीत। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से वस्तु की मांग कम हो जाती है तथा वस्तु की कीमत में कमी होने से वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार मांग का नियम कीमत तथा मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की दिशा को बताता है, लेकिन मांग का नियम यह हमें नहीं बताता कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होगा। यही सब मैंने अभी आपको बोल के बताया। इस बात को जानने के लिए अर्थशास्त्रियों ने मांग की लोच संबंधित एक नई तकनीकी पर विचार
प्रस्तुत किया। मांग की लोच हमें यह बताती है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग में किस दर, दर मतलब प्रतिशत, मतलब मांग की मतलब वस्तु की कीमत में 10% का परिवर्तन हुआ। कितने? 10% का परिवर्तन हुआ तो वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन आएगा, कितने प्रतिशत दर। ठीक है, ये आपको यहां तक पूरा याद क्या करना, आप तो याद हो ही गया होगा मेरे ख्याल से, इसमें कोई रट्टा मारने की तो जरूरत ही नहीं है ना, इतना लिखना है। परिभाषा हो गई, किसी वस्तु की मांग की लोच वह दर है जिस पर मूल्यों में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगे जाने वाली वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होता है। दर है ये दर है ना। दूसरी परिभाषा भी आप देख सकते हो, मांग की लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के फलस्वरूप खरीदी गई मात्रा में अनुपातिक, अनुपातिक मतलब वही प्रतिशत, कीमत 10% बढ़ी तो मांग 20% कम हो गई। ये इनके बीच में एक अनुपात हो गया, 10:20। समझ में आ रही बात? इसी को क्या बोलते हैं? अनुपात। ठीक है, अनुपातिक परिवर्तन को मूल्य के अनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होता है। ये इसका सूत्र है, ये जो परिभाषा के रूप में बोल रहे हैं ना, ये इसका सूत्र है। अभी हम देखेंगे, ठीक है, इसका सूत्र हम देखेंगे। ये सूत्र ही बोल के बता दिया उन्होंने, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये आप पढ़ के देख लीजिएगा। अब आता है मांग की लोच के प्रकार। मांग की लोच के प्रकार, पहले तो इसका अपन सूत्र देख लेते हैं। तो मांग के प्रकार पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लें कि मांग की लोच कैसे निकाली जाती है ना। भाई, मांग की लोच निकालने की विधि में सबसे पहला विधि है प्रतिशत विधि। कौन सी विधि बेटा? प्रतिशत विधि। ठीक है, और प्रतिशत ये रहा, देखो, मांग की लोच की माप, पेज नंबर 56। पहला आ जाएगा कुल व्यय विधि, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक, फिर इसके बाद में आपको 58 पर मिलेगा प्रतिशत विधि। प्रतिशत अथवा अनुपातिक, एक ही बात है। अनुपात निकालना या प्रतिशत निकालना एक ही बात है बेटा। ठीक है, तो इस विधि के अनुसार पहले हम मांग की लोच कितनी है वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आप क्या करो, मांग में अनुपातिक परिवर्तन या मांग में प्रतिशत परिवर्तन, अभी आ जाएगा समझ में, चिंता मत करना, मैं बोर्ड पे समझाने वाला हूँ ये, है ना। पर क्या समझने वाले बस वो देख रहे हैं हम। मांग में अनुपातिक प्रतिशत भागित कीमत में अनुपातिक प्रतिशत। मांग में जितना परिवर्तन हुआ पहले तो आप उसका क्या निकालो, प्रतिशत निकालो, कितना प्रतिशत बदलाव आया। ठीक है, वो देखो। फिर कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ वो निकालो, दोनों को भाग दे दो, आपको मालूम पड़ जाएगा। चलिए, मैं इसको आपको बोर्ड पे बताता हूं। चलिए, ये जो हमने समझा था इसी में हम देख लेते हैं कि कैसे निकालना है। देखो, सूत्र है, ये हटा देता हूं मैं ना। सूत्र है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ईएस बोलते हैं उसको, है ना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, एस नीचे लिखते हैं। ठीक है, सूत्र क्या है कि वस्तु की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, है ना, इसको लिखते हैं प्रतिशत चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। वस्तु की मात्रा में, मांगी गई मात्रा में, कौन सी मांगी गई मात्रा, ये देखो मांगी वाला चल रहा है ना, ये अपना लास्ट वाले अपने वीडियो में देखा था। तो वस्तु की मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, कितने परिवर्तन हुआ उसका प्रतिशत। ठीक, दूसरा प्रतिशत परिवर्तन मतलब चेंज इन, इसको क्या बोलते हैं, ये जो डेल चिन्ह आता है इसको चेंज इन बोला जाता है। जो पिरामिड बनाया ना इसको बोला जाता है परिवर्तन, इंग्लिश में चेंज इन।
चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स, मतलब उस गुड्स की प्राइस में कितना प्रतिशत का परिवर्तन आया। अब यहां पर निकाल के देखते हैं अपन, ये प्राइस कितनी बदली पहले ये देखो, ये प्राइस 10 से क्या हो गई 15, तो हम निकालेंगे चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, ये मान लो P है तो ये क्या हो गया P1, तो मैं इसको P1 माइनस P0, इसको P0 बोल दूंगा, राइट। कुछ भी आप घटा रहे हो तो ये कितना आया 15 माइनस 10, तो आंसर कितना आया 5 रुपए का परिवर्तन। अब हम इस जो 5 रुपए का परिवर्तन आया, ये आखिर कितना प्रतिशत आया, इसका प्रतिशत निकालेंगे। तो इसका प्रतिशत कैसे निकलेगा कि ये कहां से चालू हुआ, ये यहां से चालू होकर यहां आया, तो परिवर्तन तो 5 हुआ। तो जब भी प्रतिशत निकाला जाता है, जैसे आपको 100 नंबर के पेपर में से 90 नंबर आए, तो आप क्या करते हो 90 भागित 100 करते हो, हाँ या ना, किस में से कितने आए, राइट, और इंटू 100 करते हो। तो यहाँ पर भी हमको वही करना है कि हमको प्रतिशत चेंजेस निकालना है किसमें, प्राइस में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कितने में से कितना बदला, तो 10 में से कितना बदला 5, हाँ या ना, इंटू 100, कितना आंसर आया बेटा 50% का परिवर्तन हुआ। क्या बोलेंगे हम, कीमत में 50% का परिवर्तन हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे कि उसकी मांग में कितना परिवर्तन हुआ। तो पहले मांग में परिवर्तन निकालेंगे, तो लिखेंगे परिवर्तन इन क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड मतलब मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, ठीक। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो और इसी तरह से इंग्लिश में भी लिख सकते हो। क्या होगा, ये Q0 हो गया और ये Q1 हो गया, है ना, ठीक। तो हम बोलेंगे Q1 माइनस Q0। Q1 कितना है 70 माइनस 50, आप इसको Q0 माइनस Q1 भी कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि दिशा तो कौन बता रहा है, माइनस प्लस जो दिशा होने वाली है वो तो मांग का नियम बता रहा है, हमको तो सिर्फ यहाँ पर क्या निकालनी है, क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है। ये कितना चेंज हुआ 20, ठीक। तो मैं क्या निकालना चाहता हूँ, प्रतिशत चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो भाई 20 मात्रा का परिवर्तन हुआ, कहां से 50 से, राइट, इंटू 100, कितना प्रतिशत हो जाएगा, ये पूरा 50 से ये 2 बार गया, ये 2 से इधर इंटू हुआ, तो ये हो गया 40%, ठीक है। अब मैं ये दोनों आ गए, इनको यहां पर रख दूंगा इस सूत्रों में, इन दोनों को यहां सूत्र में रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो क्या रखना है, डिमांड में डिवाइडेड बाय प्राइस, प्राइस कितनी 50, क्या आंसर आएगा इसका, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये एक बार पूरा 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 एक बार भी नहीं जा रहा है, राइट, तो ये काय में आंसर आएगा पॉइंट में, ये 400 हो जाएगा, तो 400 50 से कितनी बार जाएगा 80 बार, 8 बार, राइट। ये क्या आई, इस जो भी प्रोडक्ट था उसकी मांग में लोच हमने निकाली। अब सर इसका प्रयोग कहां होता है, पहले इसका प्रयोग समझो तो इसका महत्व समझ में आएगा। कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी बेटा अपने प्रोडक्ट का जब भी कीमत बदलना चाहती है तो वो सबसे पहले ये गणित करेगी, जैसे मैगी मान लो, राइट, तो मैगी वाले सबसे पहले क्या करेंगे, वो अपने प्रोडक्ट की लोच ज्ञात करेंगे, भाई उनकी लोच कितनी, राइट, मतलब उनके मैगी का प्राइस 10 से 15 कर दिया जाएगा, तो वो थोड़ा सा मार्केट में रिसर्च करते हैं कि भाई कितनी कमी आ जाएगी, 10 से 15 कर दिया जाएगा
मैंने गलत कर दिया यार बेटा, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। गलती ये कर दी, मैंने इधर कर दिया। देखो ये भाव बढ़ रहा है तो मेरे को इधर करना था, है ना, पर उसका भी आंसर वही आएगा। जरा यहाँ पर देखो फटाफट, इसको हम क्या मानेंगे, ये नहीं है ना, ये हो गया Q1, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा फास्ट में समझो, थोड़ी सी गड़बड़ हुई। 20 हुआ, 20 चेंज हुआ, ठीक। तो हम यहाँ लिखेंगे कितना चेंज आया, 20, ठीक। तो 20 को डिवाइड करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे कितने से, 50 से। तो अभी भी आंसर वही आना है, कितना, 40%। मुझे दोनों तरफ 20-20 का चेंज है, राइट, पर इधर आएगा, है ना। चलो तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैगी वाले पहले पता लगा लेंगे कि भैया इतना प्राइस बढ़ा तो कितनी मांग कम हो जाएगी। मतलब थोड़ा सा एक सर्वे करके देखते हैं एक बार, है ना। एक बार उन्होंने सर्वे करा तो उनको मालूम पड़ा कि भैया हमारे प्रोडक्ट की मांग की, सॉरी यार कल रात को मैं दूसरे नोट्स बना रहा था, सप्लाई के नोट्स बना रहा था इंग्लिश मीडियम के, तो वहां पर एस फॉर सप्लाई था। तुम्हारा क्या है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मांग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर डी आएगा, क्या आएगा, डी, ठीक है। ये होता है बहुत ज्यादा क्लासेस पढ़ाने का नतीजा, ठीक है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ई डी, समझ में आई बात, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कंपनी क्या करती है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल लेती है। इस तरीके से उनकी डिमांड की इलास्टिसिटी कितनी आई, 0.8। इसका मतलब ये है, ये अच्छी बात है किसी कंपनी के लिए कि यदि वो, कब अच्छी बात है, जब वो प्राइस बढ़ाना चाहते हैं, कि प्राइस वो बढ़ाएंगे कितना, 50%, और मांग में कमी आएगी कितनी, 40%। अच्छी बात है ना। नहीं तो इसका उल्टा भी होता है, मांग बढ़ाई 50%, सॉरी प्राइस बढ़ाई 50% और मांग में कमी आ गई 100%, बर्बाद हो गया। समझ में आ रही बात। तो ये अच्छी बात है कि जितनी प्राइस बढ़ा रहा है, जितना परसेंट प्राइस में बढ़ा रहा है, उससे कम मांग में परिवर्तन हो रहा है। केवल ऐसे ही लोग, ऐसे ही कंपनी अपने उत्पाद का प्राइस बदल पाते हैं। कैसे, जिस उत्पाद का मांग की लोच क्या हो, कम, इसको क्या बोलेंगे, कम बोलेंगे, ठीक है। मांग के प्रकार भी अपन यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। मांग के प्रकार में सबसे पहले पढ़ोगे, मांग का प्रकार में सबसे पहले पढ़ोगे ईडी इज इक्वल टू 1। ईडी इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि जितना हमने मूल्य में परिवर्तन करा, जितने प्रतिशत, उतना ही प्रतिशत काय में बदला, उसकी मांग में। जैसे कि ये सूत्र है ना, ये सूत्र है, तो देखो हमने बदला प्राइस में 10%, ठीक, और उसकी मांग में भी कितना प्रतिशत आया, 10%। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, आया ना। तो यहां पर उस वस्तु के लिए ये रहेगा कि भाई हम जितना भी कीमत में परिवर्तन करेंगे उतना ही हमारी मांग क्या हो जाएगी, कम ज्यादा हो जाएगी, सेम। इसको हम क्या बोलेंगे, ईडी इज इक्वल टू 1, ठीक। ये जो हमने निकाली इसको बोलते हैं ईडी लेस देन, ईडी लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब हुआ ईडी 1 से कम है, ये पॉइंट में आ रहा है ना, कम है, तो ये अच्छी बात है। उन लोगों के लिए अच्छी बात है जो अपनी वस्तु की कीमत को बढ़ाना चाहते हैं। पर यदि आप कम करना चाहते हो तो ये फायदा नहीं देगा आपको। यदि आप वस्तु की कीमत को कम करना चाहते हो तो कम करोगे तो आपकी मांग ज्यादा वृद्धि नहीं आएगी, तो ये उनके काम के लिए नहीं है, राइट। अब देखो, अब आता है ईडी मोर देन 1।
लगता है कल रात की नींद पूरी नहीं हुई है मेरी। ईडी कम है एक से, इसको क्या बोलेंगे, ईडी कम है, कम इधर छोटा आता है, मुंह इधर खुला हो तो अधिक, है ना, तो ईडी कम है एक से, ठीक है। और अब आ जाएगा ईडी अधिक है, ईडी अधिक है एक से, तो कब आएगा, जब ये जो नीचे वाला कम हो और ऊपर वाला अधिक, राइट, जैसे कि ईडी इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 10। प्राइस में आपने 10% का परिवर्तन करा और मांग में कितना परिवर्तन हुआ, 20% का, राइट, ज्यादा परिवर्तन हुआ कीमत के मुकाबले, राइट, तो यहां पर आंसर क्या आएगा 2, तो हम बोलेंगे ईडी ज्यादा है किससे, 1 से। तो ये किसके लिए, ये खतरनाक किसके लिए, जो अपने प्राइस को बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए क्या है, ये बहुत बुरी बात है। यदि उन्होंने 10% भी प्राइस बढ़ाई बेटा, तो मांग क्या होगी, मांग 20% से गिर जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। पर यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपनी वस्तु की कीमत को क्या कर रहे हैं, कम करना चाहते हैं और ज्यादा मांग बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छी बात है। समझ में आ रही बात। और ये किन लोगों के लिए अच्छी बात है, जो कीमत की वृद्धि करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अच्छी बात है कि भैया मांग में कमी उतनी नहीं आएगी जितनी कि हम कीमत में वृद्धि करेंगे, ये उनके लिए अच्छी बात है। क्लियर। तो 3 तरह के मैंने मांग की लोच के प्रकार आपको बता दिए, 3, ईडी 1, मोर देन 1 और लेस देन 1। ठीक, सूत्र ये। क्लियर। अब हम हमारे नोट्स पर फटाफट देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। एक बार आप इसको अच्छे से देख लो या वीडियो को रोक कर आप इसको नोट कर लो, ये आगे काम आएगा। अभी मैं जब भी पढ़ूंगा आपके दिमाग में ये आना चाहिए, है ना। हम मांग की लोच पढ़ेंगे, जब भी मैं कुछ बोलूं तो आपको ये एक पेज पर लिख के रख लेना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम ये प्रतिशत विधि में ये हम देख रहे थे, क्या करेंगे, मांग में परिवर्तन भागित प्रारंभिक मांग, तो ये क्या निकल जाएगा, इससे प्रतिशत निकल आएगा किसका, ऊपर वाला मांग में परिवर्तन का प्रतिशत निकल आएगा। ठीक, और मांग की कीमत में परिवर्तन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कीमत में परिवर्तन भागित प्रारंभिक कीमत इनटू 100। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, मांग की कीमत लोच, ये जो कीमत में परिवर्तन प्रारंभिक कीमत बुक में मिसप्रिंटिंग है बेटा, है ना। ये दोनों सूत्र जो नीचे वाले दिए हुए हैं, काय के दिए हुए हैं, प्रतिशत निकालने के। प्रतिशत किसका निकालना, पहला मांग में परिवर्तन का, दूसरा कीमत में परिवर्तन का प्रतिशत के, ये 2 फार्मूले दिए हुए हैं। ठीक है, इन दोनों का जब आएगा तो इसमें मेन वाले फार्मूले में, ऊपर वाले फार्मूले में रख देना। ठीक है, और नहीं तो मैंने बोर्ड पे बता रखा है। ठीक है, अब देखो इसके अनुसार कैसे कैसे मांग के प्रकार आते हैं। आ जाओ मांग के प्रकार में फटाफट, ये पेज नंबर आपका आ जाएगा मांग की लोच के प्रकार 53, राइट। तो यहां पर आप देखोगे मांग की कीमत लोच, राइट। तो कीमत लोच में हम देखो मांग की और भी लोच है, कीमत के अलावा और भी लोच है, पर हमारे सिलेबस में सिर्फ कीमत ही लोच है, कीमत की लोच ही हमारा सिलेबस है। ठीक है, तो उसमें पहला आया पूर्णतया लोचदार मांग। इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ 5.1 अगले पेज पर। पूर्णतया लोचदार मतलब कि ये 2 प्रकार नहीं बताए मैंने आपको, 3 बताए, टोटल 5 है। लोच के कितने प्रकार है, 5। ठीक, मैंने आपको अभी केवल 3 बताए। ठीक, तो ये देखो चौथा, पूर्णतया, इंग्लिश में बोलेंगे परफेक्ट। लोचदार, लोचदार मतलब कि बहुत ही लोच, इतनी लोच बेटा कि प्राइस में 1% से भी कम
कमी आने पर उसकी मांग में अनंत परिवर्तन आ जाता है। मतलब ये कहो कि मांग प्राइस में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं करा हो, फिर भी उसकी मांग में अनंत परिवर्तन मिल जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? पूर्णतया लोचदार, परफेक्ट इलास्टिसिटी। देखो ईपी, ये ईपी लिखा हुआ है, अपन इसको ईडी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ईडी कितना हो गया? इनफाइनाइट। ये दिख रहा है ग्राफ में, देखो इनफाइनाइट का चिन्ह दिख रहा है आपको। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, तो ये क्या हो गया? पूर्णतया लोचदार। प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक। और मांग में परिवर्तन कितना है? देखो Q1, Q से Q2 भी हो सकता है, Q1 भी हो सकता है, कुछ भी। प्राइस का तो लगभग ये समझो फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको, तो हम क्या बोलेंगे? पूर्णतया लोचदार है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? पूर्णतया। मालूम है ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछ लेंगे, ये चित्र बना देंगे और बोलेंगे बताओ कौन सी लोच है, तो हम बोलेंगे पूर्णतया लोच, मतलब परफेक्ट, ठीक है। आप इसको देखो, किसी वस्तु के, मतलब पेज नंबर 53 पे आ जाओ। किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर भी वस्तु की मांग में भारी परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतया लोचदार कहते हैं, ठीक है। यह मांग की लोच अनंत होती है, अनंत मतलब इनफाइनाइट। क्लियर? उदाहरण पढ़ के देख लेना, ठीक। ये चित्र को समझाया हुआ है, देख लेना कैसे समझाया है, आसान है। फिर आता है अधिक लोचदार, ये जो हमने पढ़ा था, है ना, ईडी मोर देन 1। ईपी को आप क्या लिख सकते हो? ईडी, ईडी मोर देन 1, ठीक। तो इसमें क्या होगा? ये देखो, ये इसका चित्र है 5.2, ये रहा 5.2। क्या हुआ? वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हुई और वस्तु की मांग में 20% की वृद्धि हुई, तो कीमत से ज्यादा मांग में परिवर्तन हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? अधिक लोचदार है, ठीक है। अब फटाफट आ जाओ नेक्स्ट वाले पर, जो कि बेलोचदार मांग, मतलब कम। ईडी लेस देन 1, मतलब कि कीमत में ज्यादा वृद्धि हो रही है। ग्राफ में देखो बेटा, 25% की वृद्धि, और मांग में 25 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 15 ले लो। ये मांग में यहाँ पर ग्राफ में 25% लिखा हुआ है ना, 25% नहीं होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे ये तो, है ना। अरे यार नहीं 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 नहीं, ये किताब में बहुत झोल है, जहां लिखा है वहां पर ग्राफ नहीं है ना। ये देखो, ये ग्राफ है 5.4। अरे 5.4 तो ये भी है। अरे यार गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है इसमें। देखो अधिक लोचदार का आपको कहां मिला? 5.2 मिला, है ना। और अधिक लोचदार के बाद में क्या आ रहा है? लोचदार। लोचदार में 5.3 मिला, वहीं के वहीं है ना। और जो कि सही है, नहीं ये गड़बड़ है ना। अच्छा लोचदार ईडी इज इक्वल टू 1। एक्चुअल में क्या, मेरे पास में कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो तुम्हारी बुक जैसी तो दिखती नहीं है मेरे को, कि मैं इधर भी देख लूं इधर भी देख लूं कि कहाँ चल रहा है। मेरे को जितना स्क्रीन पे सामने घूमता है सिर्फ वही दिखता है। अपन ने बीच में लोचदार मांग छोड़ दिया था क्या? इस वजह से। तो मांग में लोचदार मतलब ईडी इज इक्वल टू 1। तो इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा बेटा? उतना ही परिवर्तन जितना प्रतिशत बराबर रहना चाहिए, है ना, अभी बताया था। तो ये रहा यहाँ पर दोनों तरफ 25-25%, ठीक। फिर कौन सा हो गया? बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग में क्या हो जाएगा? यहाँ गड़बड़ जरूर है, पक्का गड़बड़ है। बेलोचदार मांग में ईडी लेस देन 1, कीमत में ज्यादा वृद्धि पर मांग में वृद्धि में कमी तो आएगी पर कम आएगी। ये दोनों तरफ 25 लिख रखा है, ये गलत है बेटा, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर अब आप इसको 25 को 15 कर लो, 10 कर लो, कुछ भी कर लो, 25% मत करो, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर गलती है, ठीक।
फिर आता है पूर्णतया बेलोजदार। पूर्णतया बेलोजदार का मतलब कि भैया प्राइस कुछ भी होती रहे, उसकी मांग में वृद्धि और कमी नहीं होगी। जैसे कि नमक, नमक प्राइस, नमक की कीमत में कमी हो गई तो हम क्या ज्यादा नमक मांग लेंगे, वृद्धि हो गई तो क्या कम खाएंगे, नहीं। मेडिकल, मेडिसिन, दवाइयां सेम यही होती है। क्लियर है ना? तो ऐसा वो पूछता है कि कौन सी वस्तु की मांग कैसी होगी, तो हम कहेंगे आवश्यक वस्तुओं की जो मांग होती है, लोच होती है, वो कैसी होती है बेटा? आवश्यक वस्तु की लोच कैसी होगी? पूर्णतया बेलोचदार होती है, कि उन पर कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। और अधिक लोचदार किसकी होती है? अधिक लोचदार ऐसी चीज जो कि जैसे कि दूध, दूध से कई चीजें बनती है, तो दूध का जो कीमत होती है ना बेटा, वो क्या होती है? अधिक लोचदार होती है। याद करो, आप देखते होंगे दूध में 1 रुपए की वृद्धि हुई तो क्या होता है? पेपर की न्यूज आ जाती है कि दूध का भाव कितना बढ़ाया, 1 रुपए। कभी कभार तो किसान लोग दूध का 2 रुपए भाव बढ़ाने के लिए बड़े बड़े आंदोलन कर देते हैं। देखना चलता है न्यूज में कि दूध की कीमत बढ़ाने के लिए किसानों ने, दूध उत्पादकों ने चक्का जाम कर दिया और भाव कितना बढ़ाया? 2 रुपए। पर वो 2 रुपए से आगे बहुत उसकी मांग में क्या हो जाता है? अंतर आ जाता है, तो वो क्या हो गए? अधिक लोचदार। समझ में आई बात? आज अभी अपन कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, यहाँ चैप्टर अपन कंप्लीट करने वाले हैं लगभग लगभग। ठीक, ये मांग की आय लोच, ये दिख रहा है आपको? आय लोच ये हमारे सब्जेक्ट में नहीं है। ठीक है। मांग की आड़ी लोच ये भी हमारे सब्जेक्ट में नहीं है, सिलेबस में नहीं, सॉरी सब्जेक्ट में तो है, सिलेबस में नहीं है। ठीक है। अब आता है मांग की लोच की माप। तो कुल वह विधि बची हुई है हमारी, और एक ज्योमेट्रिक विधि बची हुई है। 15 मिनट का और बचा हुआ है, क्या करें? कंप्लीट कर लें, खत्म करो इसको। तो आ जाओ वह विधि पर, कुल वह विधि पर। बहुत आसान है, फटाक से हो जाएगा। हम यहां पर अब ये नहीं देखेंगे, जब कुल विधि से हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो वस्तु है उसकी मांग कितनी इलास्टिक है, कितनी लोच है, अधिक लोच है, कम लोच है या वन है। ये देखने के लिए हम उसकी कीमत और उसकी मात्रा में परिवर्तन को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे एक व्यक्ति का टोटल खर्चा कितना हो रहा है। टोटल खर्चा में जितना परिवर्तन है, उस परिवर्तन को देख के हम बता देंगे कि मांग की इस वस्तु की मांग लोच कितनी है। ठीक है। तो सबसे पहले आ रहे हैं हम मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक। मिला 56 पे आखिरी में। तो अब आ जाओ 57 पर। समझने के लिए तालिका को देखो, देखिए ये तालिका दिख रही है आपको, है ना? 57 पे सबसे ऊपर वाली तालिका। वस्तु की कीमत कितनी है? 5। उसकी मात्रा कितनी मांगी जा रही थी? 100। टोटल खर्चा कितना हो रहा था? 500। 100 इंटू 5, है ना? अब क्या हुआ? इसकी कीमत कितनी हो गई? 2। और मांग कितनी हो गई? 300। सीधी सी बात है, बढ़ जाएगी। टोटल खर्चा कितना हो रहा है? 600। तो यहां पर एक चीज, हम ये कीमत और मात्रा को नहीं देख रहे हैं, हम किसको देख रहे हैं? कुल व्यय। यदि एक व्यक्ति का कुल व्यय बढ़ जाता है तो हम कहेंगे उस वस्तु की कीमत लोच 1 से अधिक। तो यहां पर साइन लगा लो, कहां? कुल व्यय में। कुल व्यय में ऐसा ऊपर वाला निशान लगा लो कि बढ़ रहा है। शॉर्टकट याद रखना है। क्या शॉर्टकट है? कि व्यय में वृद्धि होती है तो मांग की कीमत लोच 1 से अधिक। क्लियर? अब आ जाओ यहां पर, मतलब इसमें यहां पर ग्राफ देखने की जरूरत नहीं बेटा। हाँ, यहां पर ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है। कुल व्यय विधि में सिर्फ आपको क्या करना है, पूछा जाता है मांग की कुल व्यय विधि समझाइए, मांग की कीमत लोच की कुल विधि समझाइए, 5 नंबर। कैसे समझाओगे भाई? मैंने आज जो भी पढ़ा है सब 5 नंबर के क्वेश्चन है।
प्रतिशत विधि को समझाइए, तो प्रतिशत विधि समझानी पड़ेगी, एक उदाहरण लेना पड़ेगा जैसे मैंने लिया और उसमें ये सॉल्व करके बताना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी कुल विधि, तो कुल विधि में ये सारी चीजें, ठीक, बस ग्राफ नहीं समझाना है, बाकी सब क्या उसके बारे में लिखना है, ये तालिका बताकर उसको समझाना है, ठीक है, ये ग्राफ नहीं बनाना, ठीक। अब आता है मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर। तालिका को देखो, तालिका में कुल व्यय को देखो, परिवर्तन हो रहा है क्या, कुल व्यय कुछ बदला क्या, तो क्या हो गया 1, ठीक। तीसरा आ जाओ, कुल व्यय में कमी हुई लेस देन 1, है ना, कम लोचदार, इसको क्या बोलेंगे, कम लोचदार, ठीक। बाकी पूर्णतया बेलोचदार और पूर्णतया लोचदार, जो दो हमने अभी पढ़ी थी मांग के प्रकार में, वो इस विधि से नहीं निकाल सकते, इस विधि से केवल 3 निकलेगी। ईडी इज इक्वल टू 1, ईडी इज इक्वल टू लेस देन 1, मोर देन 1, क्लियर। अब आती है हमारी तीसरी विधि जिसको हम बोलते हैं, देखो प्रतिशत विधि में भी ये प्रतिशत विधि दिख रहा है आपको 58 पर, 58 में पहले सूत्र समझाया और तीनों को फिर एग्जाम्पल देके समझाया है बेटा, है ना। मांग की कीमत लोच में इकाई से अधिक, तो उन्होंने उसका प्रतिशत निकाला और फिर उसको भाग दिया और निकला, ठीक। तो ये 5, इसमें पूरे 5 दर्शाए गए हैं, ठीक है, 3 दर्शाए गए हैं, इसमें भी 3 विधि, 3 प्रकार की लोच दर्शाई गई है। अब आ रहा है बिंदु रेखा, बिंदु अथवा रेखा गणित विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिक, मतलब ग्राफ। ग्राफ देखकर आपको बताना है कि लोच कितनी है, ठीक। तो ग्राफ देख के आप मालूम है आसानी से कैसे बता सकते हो, जब हमने मांग के प्रकार पढ़े, देखो आओ फिर से मांग के प्रकार पर आ जाओ, मांग के प्रकार पर हम ग्राफ देख के आसानी से बता सकते हैं। देखो पेज नंबर 54 पे आओ, सबसे ऊपर वाला ग्राफ 5.1 मिला चित्र, तो ये क्लियर दिख रहा है कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं और वस्तु की मांग में अनंत, तो भैया हो गया ये पूर्ण लोचदार, ग्राफ देख के ही पता लगा दिया हमने, तो आया ना। नीचे 5.2, समझ में आ रहा है कि कीमत में कमी, इधर कम कम बदलाव आ रहा है, देखो P से P1 तक हम जा रहे हैं तो कम दिख रहा है ना, कम है, और इधर Q से Q1 तक जा रहे हैं तो देखो कितना बदलाव है, अधिक है ना, इसके मुकाबले ये ज्यादा अधिक है, ठीक है। यहां पर गलत लिखा हुआ है, अधिक लोचदार, ईडी इज इक्वल टू 1 लिख दिया, देख रहे हो, मिसप्रिंट है, ये क्या हो गया, अधिक लोचदार मतलब ईडी इज इक्वल टू 1, ईडी इज इक्वल टू 1 की बजाय ईडी मोर देन 1। ग्राफ में बात कर रहा हूं मैं, है ना, ग्राफ नंबर 5.2 की बात कर रहा हूं, ठीक है बेटा, ये क्या है, मोर देन 1, ठीक। तो ये ग्राफ देख के ही आप पहचान सकते हो कि भैया लोच कैसी है, परंतु आप ऐसे तो देख के पहचान सकते हो, पर जियोमेट्रिक विधि इसको थोड़ा और अलग तरीके से बताती है, बिंदु रेखीय विधि इसको थोड़ा और अधिक अलग तरह से बताती है। आ जाओ बिंदु रेखीय पर, पेज नंबर 59 पर, ये 5.10 चित्र दिख रहा है, इसमें आपको देख के पहचानना होगा, जैसे ये देखो 1 कहां दिख रहा है, 1 आएगा एकदम बीचों बीच, इस लाइन के बीचों बीच, कि ए और बी लाइन दिख रही है, ए से P2 तक जाएंगे और P2 से B तक जाएंगे, तो दोनों में जो दोनों होगी लाइन वो कितनी होगी, बराबर होगी, तो वो हो जाएगा ED इज इक्वल टू 1। देखो इसको लिखा हुआ है, सूत्र देखो नीचे, बिंदु से मांग रेखा के नीचे के भाग की दूरी, मतलब कोई सा भी बिंदु पकड़ लो, उस बिंदु से नीचे की तरफ बी तरफ की दूरी भागित बिंदु से मांग रेखा के ऊपर भाग की दूरी, तो फिर उससे ऊपर की दूरी देखो, यदि
नीचे का भाग कम और ऊपर का भाग अधिक है, तो नीचे का भाग में क्या आता है? मात्रा में कमी कम है और कीमत में वृद्धि अधिक है। कीमत में वृद्धि हम अधिक कर रहे हैं और मांग की मात्रा में कमी आ रही है, कम आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे? ईडी लेस देन 1। ठीक। और यदि बिंदु से नीचे का हिस्सा अधिक है, मतलब मात्रा में परिवर्तन अधिक है, और ऊपर का हिस्सा मतलब कीमत में कमी कम है, तो हम बोलेंगे अधिक लोचदार। क्लियर? आपके पास में ये है, आप एक बार इनको देखिएगा, आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आता है मांग कीमत लोच प्रभावित करने वाले कारक। बेटा आज का क्लास वैसे बहुत ज्यादा हो गई है, देखते हैं। चलो कल हम 10 मिनट का वीडियो एक और ले लेंगे, है ना, जिसमें हम सिर्फ क्या बच रहा है? मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक। 10 मिनट की ये क्लास होगी, फिर अगला चैप्टर ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि आज ये इससे ज्यादा काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही।